हाई क्लास। ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर 2 है जिसमें हम लेक्चर 1 के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में आपको याद होगा हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इन सब की वैल्यूज को देखा था। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती थी। थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस, और इन दोनों साइड्स को डिसाइड करने के बाद जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। बेस थीटा के एडजेसेंट भी होती है और परपेंडिकुलर थीटा की अपोजिट साइड भी होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको p बाई एच मिली थी, कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच, टैन थीटा की वैल्यू p बाई बी मिली थी। अब कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता था और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता था। इन सब की वैल्यूज हमको इन साइड्स के रेशियो के फॉर्म पे पता है। अब इस थीटा को अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, जैसे लास्ट क्लास पे हमने ये डिस्कस किया था, 10th क्लास की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री की लिमिटेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बाकी ट्रायंगल्स पे भी होती है, लेकिन उसके लिए हमको क्लास 11th में जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर इस थीटा को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, जैसे थीटा को 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, तो इन 5 एंगल्स पे हमको 10th में वैल्यू सीखनी है। फिर इन सब के बाद जैसे क्या हमको करना है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ये सारे। तो 6 रेशियोज की वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या होती है, ये पहले हम डिराइव करके देखेंगे और कुछ को विजुअलाइज भी करेंगे। फिर उसके बाद एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल फॉर्म करने का क्या ट्रिक होता है, क्या शॉर्टकट है, वो सीखेंगे। और फिर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस भी हम इसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है, एक टॉपिक छोटा सा डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ये एंगल्स हमारे 0 डिग्री होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं सारे एंगल्स पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सीखनी है। तो केस 1, फर्स्ट केस में हम थीटा को लेते हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 और 30 हम सेम ट्रायंगल में डिराइव करेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं हम लोग। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसमें एक एंगल 60 डिग्री हो। तो अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल तो 90 हुआ, एक एंगल 60 हुआ, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। मतलब जिस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 60 होगा, उसी ट्रायंगल में 30 डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये दोनों डेरिवेशन हम सेम ट्रायंगल के अंदर करेंगे। अब 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाने के लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको यूज करनी पड़ती है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, इससे एबीसी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमने क्या किया, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, इसको हमने स्मॉल a अज्यूम कर लिया। जैसे ही इन तीनों साइड्स को हमने इक्वल लिया, एंगल B, एंगल A और एंगल C, ये तीनों कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट के लिए हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC साइड पे, AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने BC साइड पे। अब अगर AM परपेंडिकुलर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम हाइट ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है, और जिस वर्टेक्स से वो हाइट ड्रॉ हो रही है उसके एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। ऐसा सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर सर्टेन कंडीशन में होता है। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर AB और AC इक्वल है
तो वर्टेक्स ए से अगर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट तो करेगा ही, परपेंडिकुलर भी होगा और एंगल भी बाइसेक्ट करेगा। बट अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी और ए सी है और हमने मीडियन बी से ड्रॉ किया है तो मीडियन सिर्फ मीडियन होगा, हाइट सिर्फ हाइट होगा और एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एंगल बाइसेक्टर होगा। सेम फॉर वर्टेक्स सी एज वेल। तो अब अगर ए एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे बी एम और सी एम की वैल्यू होगी हाफ ऑफ बी सी, ये होगा a by 2 एंड सिमिलरली एंगल बी ए एम और एंगल सी ए एम ये होंगे हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब 30 डिग्री। तो ये ट्रायंगल हमको मिला 60, 30 और 90 वाला। ओके, अब इस ट्रायंगल में हमने एक्सरसाइज 1 जब सॉल्व किया था तो ये सीखा था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स की वैल्यू है हमारे पास तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ए बी एम ट्रायंगल पे अगर गौर करें तो ए बी एम ट्रायंगल में ए बी साइड स्मॉल ए है, बी एम साइड a by 2। अगर ए एम साइड हमको मिल जाए तो हम 60 और 30 के लिए बाकी सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ए एम साइड निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। तो इन ट्रायंगल ए बी एम में पाइथागोरस अप्लाई करें तो 90 की अपोजिट साइड ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ये अननोन है, बी एम की वैल्यू a by 2 और इसका स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो ए एम स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बाई 4। ए एम की वैल्यू यहां से मिलेगी 3a स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट ऑफ इट। तो 3 का रूट तो नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर के लिए a और 4 के लिए 2। ए एम की वैल्यू हमको मिली √3a बाई 2। ओके, तो इस ट्रायंगल में हमको तीनों साइड्स a के टर्म्स में आ गई है। हमारा जो ट्रायंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग वो ए बी एम है। अब इस ट्रायंगल में पहले हम इस 60 के लिए साइन कॉस टैन निकाल लेते हैं, फिर इसी ट्रायंगल में 30 के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला 60 डिग्री के लिए हम वैल्यूज लिखने जा रहे हैं। साइन 60 डिग्री, देखो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ए एम, अपोजिट साइड ए एम, और हाइपोटेनस 90 डिग्री की अपोजिट साइड तो ए बी। ए एम की वैल्यू है √3a बाई 2 और ए बी की वैल्यू है a, तो ये हो गया √3a अपॉन 2a, a से a कैंसिल, तो साइन 60 की वैल्यू मिली √3 बाई 2। कॉस 60, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब 60 डिग्री के लिए बेस कौन सी साइड है, बी एम, और 90 की अपोजिट ए बी। तो बी एम की वैल्यू a बाई 2 और ए बी की वैल्यू a, तो ये हो गया a अपॉन 2a। कॉस 60 की वैल्यू मिली 1 बाई 2, a से a कट हो गया। tan 60 डिग्री, tan का मतलब होता है p बाई b, कौन से एंगल के लिए, 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है ए एम और बेस है बी एम। ए एम की वैल्यू √3a बाई 2 और बी एम की वैल्यू a बाई 2। यहाँ पे a बाई 2 पूरा पूरा कट गया, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो साइन कॉस और tan का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। बाकी तीन जो है वो इनके रेसिप्रोकल है, तो वो हम इनको निकालने के बाद रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए भी हमारा ट्रायंगल सेम रहेगा। इसी ट्रायंगल में हम साइन 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास है। अब साइन 30 डिग्री, इस एंगल के लिए अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें, थीटा यहाँ पे 30 है, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी क्योंकि साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 30 डिग्री की अपोजिट साइड बी एम, तो a बाई 2 और ए बी तो a, ये हुआ a अपॉन 2a, a से a कट के साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई 2। कॉस 30 डिग्री,
कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब 30 के लिए बेस है AM, हाइपोटेनस AB, तो ये हुआ √3a/2 अपॉन A, √3a अपॉन 2a, तो A से A कैंसिल, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ये हुआ BM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BM है a/2 और ये है √3a/2, a/2 फिर से कैंसिल, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो ये कंप्लीट किया हमने डेरिवेशन 60 और 30 का, ठीक है। साइन कॉस टैन निकाल लिया हमने, बाकी सारे इसके रेसिप्रोकल होते हैं तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू, ये कई बार आ चुका है पेपर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री या कॉस 60 डिग्री, कोई सा भी ज्योमेट्रिकली। ये 2 मार्क्स या 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 या 3 मार्कर पूछा जा सकता है। अब देखो आपको क्या क्या लिखना है। इमेजिन करो साइन 60 आया है, तो लेफ्ट साइड का जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आपको पूरा पूरा लिखना है। ट्रायंगल तो ऑब्वियसली बनाना ही है। साइन 60 में आपको ये सिर्फ लिखना है। अगर यहाँ पे tan 60 पूछा जाए तो लेफ्ट साइड में जो ब्लैक वाला पार्ट है वो तो कॉमन है किसी भी चीज के लिए। इन 6 में से कोई सा भी एंगल का डेरिवेशन पूछा जाए, लेफ्ट साइड से जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कॉमन रहेगा। उसके बाद जो भी वैल्यू पूछी जाएगी वो आप लिखेंगे। जैसे cos 30 पूछा जाए तो ये ब्लैक का पूरा पार्ट और सिर्फ cos 30। ओके, तो ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन इस पे, जनरली 3 मार्कर आते हैं, तो इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम करेंगे 45 डिग्री का डेरिवेशन। तो फर्स्ट केस में हमने 60 और 30 डील कर लिया। अब सेकंड केस में हम 45 का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। केस 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री में कैसे हम डिराइव करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए और एक एंगल 45 चाहिए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जहां पे हमको एक एंगल 45 मिले। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो एंगल 90, दूसरा एंगल अगर हमने 45 ले लिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल भी 45 ही होना चाहिए। कहने का मतलब हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है। तो अगर BC साइड हमारी A है, AB साइड भी A रहेगी। अब इसमें हम AC साइड निकालेंगे पाइथागोरस यूज करके, उसके बाद हम या तो इस 45 या इस 45 किसी के लिए भी साइन कॉस टैन बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। 45 डिग्री के एग्जाम में आने के चांसेस कम है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो 30 और 60 डिग्री के डेरिवेशन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। 45 डिग्री के लिए हमने जो ट्रायंगल कंसीडर किया है, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू स्मॉल a एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हमने कंसीडर किया है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें एक एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक राइट एंगल और एक 45 डिग्री हमने ले लिया, दूसरा एंगल भी 45 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करेगी कोई और एंगल होना। ओके, तो अब अगर हमने AB और BC को A ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AC निकालने जा रहे हैं। बट ये मैं बता दूं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो √2 टाइम्स साइड होता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला भी है जो आपको याद रखना चाहिए। स्क्वायर जब हम बनाते हैं तो स्क्वायर में साइड्स हमारी ए और ए अगर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड्स का √2 टाइम्स होता है। स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो साइड का √2 टाइम्स होती है। ओके, तो वहीं से हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो स्क्वायर का हाफ पार्ट होता है।
एक ऐसा ही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर बना दिया जाए तो ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये बात याद रखेंगे, इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रखना, कई जगह पे क्वेश्चंस हमको इसी पे डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो जिस तरीके से स्क्वायर की डायगोनल साइड का √2 टाइम्स होती है, वैसे ही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है वो साइड का √2 टाइम्स होती है। इसको हम अभी करके देखते भी हैं। तो यहां देखो, अब क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू मिलेगी √2A स्क्वायर √2 टाइम्स साइड, तो ये हो गया √2 इंटू A। अब देखो, थीटा या तो एंगल A को ले लो या एंगल C को ले लो, किसी भी एंगल के लिए निकालोगे सेम आंसर आएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए एंगल C पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल C 45 डिग्री है, इस पे हम साइन 45 कॉस 45 एंड टैन 45 ये तीन निकालते हैं। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसके लिए, तो एंगल C के लिए। अब देखो, साइन C मतलब C हमने 45 लिया है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा AB और हाइपोटेनस होगा AC। तो ये हो गया A अपॉन √2A, A से A कैंसिल, तो साइन 45 की वैल्यू मिली 1/√2। कॉस 45 में क्या होगा, BC अपॉन AC, BC की वैल्यू भी A थी और ये √2A, तो A से A कटा, कॉस 45 भी 1/√2। टैन 45 हुआ AB अपॉन BC, तो AB भी A था और BC भी A था, टैन 45 की वैल्यू मिली 1। तो ये हमारा सेकंड केस कंप्लीट हुआ जहां पे हमने 45 डिग्री के लिए वैल्यूज डिराइव करी है। अब थर्ड केस में हम थीटा को 0 डिग्री और 90 डिग्री लेकर देखेंगे कि कैसे हम या तो डिराइव कर सकते हैं या फिर कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो केस 3 पे चलते हैं, उससे पहले इसको कॉपी कर लो। थर्ड केस, जब हमारा थीटा 0 डिग्री हो एंड 90 डिग्री हो। एक्चुअली 0 और 90 डिग्री को डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 0 डिग्री हो, या एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और दूसरा एंगल 90 डिग्री हो, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा ट्रायंगल हम नहीं बना सकते। 0 और 90 डिग्री को बस हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पहले देखो, थीटा अगर 0 डिग्री हो तो कैसा सिचुएशन होगा, इसको समझेंगे अच्छे से। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेनस और ये साइड बेस। अभी ये थीटा को मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। ये थीटा इमेजिन करो 60 डिग्री है, तो थीटा अगर 60 डिग्री है, AC और BC के बीच में जो गैप है वो काफी बड़ा है। इस थीटा को मुझे कम करना है, इतना कम करना है कि ये थीटा 0 डिग्री हो जाए। तो क्या सिचुएशन होगी, थीटा अगर मैं कम करता जाऊं तो ये वाली साइड कुछ ऐसे बनेगी, मतलब AC साइड जो है अगर वो BC की तरफ आने लगे, तो ये थीटा पहले 60 डिग्री था, अब ये थीटा थोड़ा कम हो गया, ये थीटा थोड़ा कम हो गया, अराउंड ये 40 डिग्री के आसपास हो गया, बट हमें 0 डिग्री करना है। तो CA साइड को और क्लोज ले जाते हैं, बिल्कुल पास कर लिया, यहां पे कर लिया। मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले कि हो क्या रहा है। अब CA साइड को मैंने BC के और पास पहुंचा दिया है। अब इस केस में जो हमारा थीटा है, ये वाला एंगल, वो अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री हो गया है। और कम करना है, फिर 0 डिग्री बनाना है हमको। ओके, तो इस साइड को हम और पास ले जाते हैं, इतना पास कर लिया, बिल्कुल एकदम बस BC पे आने वाली है। तो अब इस केस में जो हमारा थीटा है, आप देख रहे होंगे कितना छोटा हो गया है,
ये वाला जो थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 डिग्री, इवन 1 डिग्री, बट हमें इस पे भी नहीं रुकना है, हमें और नीचे जानी है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा उस टाइम पे हमारा जो AC है हाइपोटेनस जिसको हम बोल रहे हैं, वो BC के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। तो थीटा जब 0 हो जाएगा तो ये हमारा सिचुएशन होगा। पॉइंट C यहां पे रहेगा, A और B दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। ओके, अब देखो साइड्स के साथ क्या होगा। स्टार्टिंग केस में हमारा परपेंडिकुलर इतना बड़ा था, जब थीटा हमने 40 किया तो हमारा परपेंडिकुलर इतना छोटा हो गया, जब 20 किया तो हमारा परपेंडिकुलर इतना छोटा हो गया, जब 1 डिग्री किया तो हमारा परपेंडिकुलर इतना छोटा हो गया। अब इसी तरीके से जब A और B कोइंसाइड करेंगे उस टाइम पे AC लाइन और BC लाइन, चूंकि एक ही लाइन है वो, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा भी टर्न कर जाए AC लाइन विद रिस्पेक्ट टू BC तो कुछ सर्टेन एंगल सबटेंड हो जाएगा। बट अगर AC लाइन BC के साथ कोइंसाइड करे उस केस में जो थीटा होगा, पॉइंट C पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो तो 0 डिग्री हो गया। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो उस टाइम पे क्या क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर देख रहे हो साइज कम होता जा रहा है। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा उस टाइम पे परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। और क्योंकि AC और BC कोइंसाइड कर गई है, और AC BC हमारे लिए क्या थी, B और H की वैल्यूज थी, तो B और H की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का सिचुएशन है। अब इस पे अगर हम साइन कॉस टैन की वैल्यू फाइंड करें तो यहां लिखते हैं साइन थीटा, थीटा मतलब 0 डिग्री। ओके, तो साइन 0 डिग्री के लिए साइन का मतलब P बाई एच, अब परपेंडिकुलर 0 हो चुका है और H, तो ये वैल्यू हो गई 0। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है मतलब कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब 0 डिग्री पे बेस और हाइपोटेनस दोनों सेम है तो ये कट के 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। टैन 0 डिग्री, ये P बाई B, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का 0 हो गया है तो 0 अपॉन एनीथिंग, रिजल्ट इज ऑलवेज अ 0। तो साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ये हुआ 0 का डेरिवेशन। डेरिवेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा, थीटा अगर हम 90 डिग्री कंसीडर करें तो क्या होगा। यही सिचुएशन हम फिर से लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल फिर से वही रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री है। अब इस थीटा को हमें इंक्रीज करके 90 डिग्री बनाना है। तो अब देखना क्या होगा, ये AC साइड है, इस बार हम AC साइड को AB की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम AB की तरफ पहुंचेंगे, पॉइंट C जैसे जैसे B के पास पहुंचता जाएगा थीटा हमारा बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट C को B के पास पहुंचाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में पॉइंट C अगर हम यहां पे पहुंचा दें तो ये हमारा थीटा होगा जो कि बढ़ जाएगा। जैसे अभी अगर थीटा अगर 60 डिग्री हो तो अब हमारा थीटा कितना हो गया, अराउंड 75, 70, 80 डिग्री। इस पॉइंट को और हम AB की तरफ ले जाते हैं तो अब क्या होगा, कुछ ऐसे कर लिया हमने। तो इस सिचुएशन में ये जो एंगल है वो अराउंड 85 डिग्री हो गया। वो सिचुएशन कंसीडर करेंगे जब हमारा ये AC लाइन AB के साथ कोइंसाइड कर जाए, AB के ऊपर हो। ओके, तो जब हमारा AC और AB कोइंसाइड करेगा तो ये एक वर्टिकल लाइन बस बच जाएगी, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C हमारे कोइंसाइड करेंगे। तो ये सिचुएशन होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का। अब देखते हैं साइड्स के साथ क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग केस में हमारा बेस इतना बड़ा था, जब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं हमारा बेस जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, बेस हमारा कम होता जा रहा है। तो अब देखो ये हमारा बेस कम होता जा रहा है। जब थीटा हमारा 90 होगा उस टाइम पे बेस जो होगा वो वैनिश होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्योंकि वो कोइंसाइड करे हैं तो वो इक्वल बन जाएंगे। ये सिचुएशन है हमारा 90 डिग्री के साथ। अब देखो साइन 90 डिग्री, साइन की वैल्यू P बाई एच,
P और H अगर इक्वल है तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री B अपॉन H। अब अगर बेस ही 0 है तो बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड करके रिजल्ट 0। tan 90 डिग्री, वो tan 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अगर कुछ भी वैल्यू ले, बेस हमारा 0 हो जाए तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री की वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप फोन के कैलकुलेटर में, मोबाइल में, कहीं पे भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो आपको एरर मैसेज मिलता है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0 या कुछ भी एरर मैसेज देता है वो। तो वही सिचुएशन है tan 90 के साथ। हमारा बेस यहाँ पे 0 हो चुका है, तो परपेंडिकुलर को 0 से डिवाइड करके रिजल्ट रहेगा नॉट डिफाइंड। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप ये सारे डेरिवेशन या विजुअलाइजेशन आपको क्लियर है। तो अब हम इनको एक टेबल में पुट करते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं वो देखो, क्या शॉर्टकट है। तो इन सारी वैल्यूज को जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, इसको हम एक टेबल में पुट करते हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लूं, फिर उसके बाद आप कॉपी कर लेना। इसमें हम सारी वैल्यूज को एक साथ रखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबको, और 0 से लेकर 90 तक। ये टेबल बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले यहां पे रखा है हमने 0, यहां पे रखा 1, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे 4। 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग, 4 तक के नंबर्स हमने लिख लिए। इन सारे नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स लिख लिए। अब इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर लिया और इस रिजल्ट का स्क्वायर रूट ले लिया। इस रिजल्ट का स्क्वायर रूट ले लिया। इन सब की वैल्यूज हमें चाहिए। 0/4 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 रूट के अंदर, रूट के बाहर आएगा 1/√2। इसका रिजल्ट होगा √3/2 और 4/4 कट के स्क्वायर रूट उसका 1। ओके, यहां पे लिखेंगे हम 0 डिग्री, यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री, ये रहेगा 45 डिग्री, ये रहेगा 60 डिग्री और ये रहेगा 90 डिग्री। यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब साइन के लिए ये जो वैल्यूज हमने लिखी है ऊपर 0 एंड हाफ, वो सारे हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कैसे पढ़ना है इस टेबल को? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, फिर साइन 45 डिग्री 1/√2। इस तरीके से ये टेबल हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा अगर थीटा 90 हो तो वैल्यू होती है 1। तो साइन का टेबल कंप्लीट, इसमें कोई परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कॉस के लिए क्या करना है, इस आर्म को रिवर्स करना है। ये जो साइन थीटा की सारी वैल्यूज हैं इसको हमें रिवर्स करना है। ओके, तो 1 जो लास्ट पे था वो 1 यहां पे लिख लेंगे, √3/2 यहां पे आ जाएगा, 1/√2 ये बिल्कुल बीच में है तो वहीं पे रहेगा, 1/2 यहां पहुंच जाएगा और 0 यहां पहुंच जाएगा। ये कॉस की वैल्यूज हो गई। टैन के साथ क्या करना है? टैन के साथ हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है।
इनफैक्ट ये एक आइडेंटिटी भी है, हम जिसको डील करेंगे अपने लास्ट चैप्टर में। ओके, तो इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज करेंगे, उसमें हम ये सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक आइडेंटिटी भी है जिसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए याद रखेंगे। tan थीटा जब निकालना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमें डिवाइड करना है। तो निकालते हैं 0 अपॉन 1 करके, ये वैल्यू 0। tan 30 कितना होगा, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, सॉरी साइन 30 1/2 है और कॉस 30 √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/√3। इसी तरीके से अगर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, ND मतलब नॉट डिफाइंड। ये हो गया tan की। अब कॉट जो है वो तो tan का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो अगर tan 0 डिग्री 0 है, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/0। तो 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू डिफाइन नहीं है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 का रेसिप्रोकल, तो अगर tan 30 1/√3 है, 1/√3 का रेसिप्रोकल 1/1/√3। ओके, तो ये बन जाएगा √3। रेसिप्रोकल करने के लिए बस हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल डिफाइंड, इट इज 0। ओके, देखो नॉट डिफाइंड यहाँ पे कैसे आया था, ये 1/0 करके आया था, है ना। तो 1/0 या कोई भी नंबर अपॉन 0 वो नॉट डिफाइंड है। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे करोगे, तो 1/0 का रेसिप्रोकल बिल्कुल डिफाइंड है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 आ जाएगा। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हमेशा 0 होता है। ओके, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0। सेक की वैल्यू निकालते हैं, तो सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। ओके, तो सेक कैसे निकालेंगे, कॉस की वैल्यूज को, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके। अब सेक 0 डिग्री कितना होगा, 1/1, तो 1। सेक 30 डिग्री, कॉस 30 का रेसिप्रोकल, अब अगर कॉस 30 √3/2 है तो ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2। अगेन सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का रेसिप्रोकल, अब 0 का रेसिप्रोकल तो 1/0, नॉट डिफाइंड। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके हम कॉसेक निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कॉट थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा करके निकाल रहे हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा करके निकाल रहे हैं, और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा करके निकाल रहे हैं। ओके, तो 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड, 30 कॉसेक 30, तो ये हो गया 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, और कॉसेक 90 1 का रेसिप्रोकल तो 1। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग कॉपी कर लो। अब हम एक्सरसाइज 8.2 में चलेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लो। चलिए, आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। तो इस टेबल को याद करना है। ओके, जितनी जल्दी याद कर लें, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें उतनी आसानी रहेगी। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं एंड होपफुली उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चंस का ये है कि क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे। ओके, हम क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन जो सिंपल सिंपल है उनको होमवर्क भी देंगे। तो अभी क्या करना है, हम 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज हमें इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो बस ये टेबल की वैल्यूज हैं। टेबल में कौन कौन से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, तो वो हमेशा हमको याद रखना है कि थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, इन सारे की वैल्यूज हम टेबल से कैलकुलेट करते हैं। ये 5 एंगल्स हमेशा हमको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इनटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 प्लस
साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2। ये बस हमें वैल्यू याद करनी है, जितनी जल्दी हम याद कर लेंगे उतने अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। √3/2 into √3/2 is √3/4, 1/2 into 1/2 1/4। LCM, तो 4 और 4 का LCM, सॉरी, √3 into √3 is 3, √3 into √3 is not √3, it's √3 नहीं, it's 3, √3 into √3 is 3, तो 3/4 plus 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, फिर 3 + 1 4, ये वैल्यू मिल गई 1। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वन। ठीक है, फर्स्ट के बाद करते हैं फोर्थ वन। सेकंड और थर्ड बहुत ही सिंपल होंगे, या उनको कुछ देर के बाद करेंगे। जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा तो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सिंपल सिंपल करते हैं पहले, ताकि थोड़ा सा हम फेमिलियर हो जाएं वैल्यूज के साथ। ये देखो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, कोसेक 60। ओके, तो कोसेक 60 जब भी हमारे माइंड में आएगा, पहली बार हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे माइंड में और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसा हम अज्यूम नहीं कर सकते कि कोसेक 60 हमको एक बार में याद हो जाए, क्योंकि टेबल में बहुत सारी वैल्यूज हैं। ओके, तो कोसेक 60 जब भी आता हो, हम पहले साइन 60 माइंड में सोचेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और उसका रेसिप्रोकल, तो ये होता है 2/√3। हम कुछ एक क्वेश्चन जब कर लेंगे तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे वैल्यूज के साथ, फिर बहुत आसानी से हम कोसेक 60 और कोसेक 45 भी एक बार में निकाल पाएंगे। सेक 30, सेक 30 जब भी माइंड में आएगा तो कॉस 30 के बारे में सोचेंगे। कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1, कॉट 45 tan 45 से मिलेगा। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं, तो इनको साथ में ऐड कर लिया। 1/2 + 1, ये हो गया 3/2 और -2/√3, डिवाइडेड बाई अगेन 1/2 और 1, ये भी लाइक टर्म्स, तो इनको भी साथ में सॉल्व कर लिया और +2/√3। ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एलसीएम लेना है, तो 2 और √3 का एलसीएम 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3√3, √3 कैंसिल, -4, डिवाइडेड बाई 3√3 + 4 अपॉन 2√3। देखो 2√3 कैंसिल, तो ये बचा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। इसको हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा है डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं छोड़ सकते। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3√3 - 4, कॉन्जुगेट या फिर रैशनलाइजेशन फैक्टर, आरएफ जिसको बोलते हैं। a + b फॉर्म था, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग a - b फॉर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। आई होप आपको रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो न्यूमरेटर में 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, तो 3√3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर और -4 मतलब 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अगर है, तो ये a - b होल स्क्वायर पे एक्सपैंड हो रहा है। पहले लिखेंगे a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3√3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3 पे भी है और √3 पे भी है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 3√3 का स्क्वायर हो गया 27, ये हो गया 27, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो कितना मिला, 3√3 का स्क्वायर फिर से 27, 4 का स्क्वायर 16, और इन सबको साथ में सॉल्व किया तो 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 24√3 डिवाइडेड बाई 27 - 16, तो ये आंसर हो गया 11। अब इसको 27 + 16, ये कितना हो गया 43 - 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये होना चाहिए आंसर फोर्थ पार्ट का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
ओके, तो 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में वैल्यू है 5 कॉस स्क्वायर 60, तो 5 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 मतलब सेक 30 का स्क्वायर, और सेक 30 क्या होता है? कॉस 30 का रेसिप्रोकल। तो कॉस 30 होता है √3/2, सेक 30 हो गया 2/√3 और इसका स्क्वायर, माइनस टैन स्क्वायर 45, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। देखो एक बात किसी के माइंड में आ रहा होगा, टैन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है? ये होता है टैन थीटा और उस पे स्क्वायर, बट इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, टैन थीटा स्क्वायर या टैन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये हमारे माइंड में आ सकता है कि अगर एक्स वाई का स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता है, बट टैन थीटा का स्क्वायर अगर हो तो ये टैन स्क्वायर थीटा स्क्वायर क्यों नहीं होता है? इसका एक रिजल्ट है, इसका एक रीजन ये है, एक ही रीजन है इसका, और वो रीजन ये है कि टैन थीटा का मतलब टैन इंटू थीटा नहीं होता है। टैन थीटा अगर कहीं लिखा हो तो कोई भी इसको टैन मल्टीप्लाइड बाई थीटा न सोचे, ये लिखना बिल्कुल गलत है। ओके, तो अगर ये टैन इंटू थीटा नहीं है तो टैन और थीटा दोनों पे स्क्वायर्स नहीं आएंगे। अब एंगल है थीटा, एंगल पे हम स्क्वायर लिखते नहीं है, इसी वजह से हम टैन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो अगर हमको टैन स्क्वायर 45 निकालना है, इवन टैन क्यूब 45 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? टैन 45 की वैल्यू और उस वैल्यू का हमको क्यूब करना है, तो ये होगा 1 का क्यूब, आंसर होगा 1। तो इस तरीके से अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई भी पावर रेज किया जा रहा है, वो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर। तो ये देखो 5/4, क्योंकि 5 इंटू 1/4 इज 5/4, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो ये आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का एलसीएम 4, तो 1 प्लस 3। इनमें सबका एलसीएम ले लें एक साथ, तो 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 से कैंसिल 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 से 4 और ये 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ गया? 67/12। सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आ रहा है फिफ्थ पार्ट का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67/12। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू है, इसमें हमें वैल्यूज निकाल के जस्टिफाई करनी है। तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इनकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी है? तो हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले उसको। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3, 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये बना 2/√3, 1 प्लस 1/3, तो ये 3 प्लस 1 4/3, 2/√3। अब 4/3 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल। देखो इस 3 को अभी जो हमें बचा है वो क्या मिला है? 3/2√3। अब इस 3 को फर्दर हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमने √3 का स्क्वायर 3 लिखा था। तो 3 को हम स्प्लिट करके √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, फिर 2 इंटू √3 एज इट इज, √3 कैंसिल, ये बच गया √3/2। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद √3/2 बच गया। अब देखो साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 60 आंसर हमको मिल चुका है ऑप्शन ए, बट बाकी भी देख लेते हैं। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, tan 60 की वैल्यू √3 और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो साइन 60 ही है जो √3/2 मिला, तो ये आंसर हो गया साइन 60 डिग्री
यानी कि ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हम कुछ देर के बाद करेंगे, उससे पहले थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इनमें से कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वैल्यूज रख के क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज पे हम LHS RHS दोनों निकालेंगे, जिस पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले a को लेते हैं 0 डिग्री और LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS है साइन 2a, तो साइन ऑफ 2a मतलब एंगल का डबल हो रहा है, तो ये 2 इंटू 0, ये पूरा हो गया साइन 0 जिसकी वैल्यू होती है 0। RHS है 2 साइन a, तो ये हो गया 2 इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। अब a पे हमारा LHS RHS सेम हो गया, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ओके, तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जितने भी पार्ट्स बचे हैं वो सारे आएंगे थोड़ी देर में। If tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3, where a plus b 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है and a is more than b, find the value of a and b। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें tan a plus b की वैल्यू है √3, tan a plus b √3, और दूसरी इक्वेशन, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan a minus b इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब हमें ये सोचना है कि √3 tan में किस एंगल पे होता है। √3 tan में किस एंगल पे हमको मिलता है, तो √3 होता है tan 60। अब इस √3 की जगह पे हम tan 60 रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें tan से tan कैंसिल नहीं करना है, बस एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। ये हमने लेक्चर 1 में मैंने बहुत जोर देकर कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 को बार बार हम कोट करेंगे। लेक्चर 1 में जो हमने एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 किया था, वहां पे ये सीखा था, इफ cos a इक्वल टू cos b देन a इज इक्वल टू b। ये हमने प्रूव किया था लेक्चर 1 में, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो इफ cos a इक्वल टू cos b देन एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स भी हमने डिस्कस करा हुआ था। तो ये वहीं से आया है, कॉस से कॉस कैंसिल नहीं करना है, बस एंगल्स को इक्वेट कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, tan से tan जिसने भी कैंसिल किया उसका पूरा सॉल्यूशन कट जाएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से tan a माइनस बी अगर 1 अपॉन √3 है, तो 1 अपॉन √3 को हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। यहां से हमको मिला a माइनस बी 30 डिग्री। tan से tan फिर से कैंसिल नहीं करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड किया तो 2a हो गया 90, एंगल a मिला 45 डिग्री। अब एंगल a की वैल्यू मिल चुकी है, हम फर्स्ट और सेकंड कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो एंगल a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो यहां से b की वैल्यू मिलेगी 15 डिग्री। ए और बी की वैल्यूज हमको मिल गई हैं, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है और कुछ एक हमारे असाइनमेंट में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है।
एग्जाम्पल नंबर 8 है अपने एनसीईआरटी में पेज नंबर 186। इसमें साइन ए माइनस बी 1/2 है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 एंड दूसरी इक्वेशन है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। फिर से वही चीज, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और ए प्लस बी 0 से 90 के बीच में है। ये इसका क्या मतलब है? ए प्लस बी 0 से 90 के बीच में है, क्योंकि हमने जितने भी डेरिवेशन किए हैं वो 0, 30, 45, 60 और 90 पे ही किया है। 90 से बड़े एंगल्स पे हमें साइन कॉस टैन की वैल्यू क्लास 10th में नहीं सीखनी है, वो क्लास 11th में है। तो अभी जो एंगल का सम है वो सम हमारा 90 से बिलो है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 90 से बड़े एंगल्स पे हमने वैल्यू सीखी नहीं है अभी। यहाँ पे भी हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो साइन में हाफ कौन से एंगल पे होता है? साइन ए माइनस बी अगर 1/2 है, साइन में हाफ होता है 30 डिग्री पे। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे, बट ए माइनस बी को 30 लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस में हाफ कौन से एंगल पे होता है? तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। ए से सॉरी कॉस से कॉस कैंसिल नहीं, बट ए प्लस बी को 60 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन सेम है जो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो ए प्लस बी 60 और ए माइनस बी 30, हम ए और बी की वैल्यू जैसे जिस तरीके से लास्ट टाइम पे निकाला था वही लिख लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट सेम रहेगा। इसी इक्वेशन को हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए थे क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बच गया था, इनको कर लेते हैं। ये वैल्यू होगी 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका होल स्क्वायर, sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसका होल स्क्वायर। देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 1, जिसकी वैल्यू होती है 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर 2। थर्ड पार्ट में मैं बस वैल्यू रख देता हूं, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 अगर √3/2, ये हो गया 2/√3। cosec 30, cosec 30 होता है sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 1/2, तो cosec 30 2। इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हमने छोड़ा था। ये भी फर्स्ट पार्ट के जैसा है, जिसको आप लोग खुद से कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज इसमें से कौन सी है वो मैच कर लेना है। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मैसेज करो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। फोर्थ पार्ट भी मुझे लग रहा है आप कर लेंगे, तो इसमें भी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू और फॉल्स है और इसका जस्टिफिकेशन भी मांगा जा रहा है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, एक्चुअली क्लास 11th का ये फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री जब मिलेगी तो वहां पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन सब पे हमको वैल्यूज निकालनी रहेगी। तो साइन ए प्लस बी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, क्लास 11th से लिया गया हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कंपाउंड एंगल्स का एक फॉर्मूला है। तो ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, बट हमें इसने ये बोला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी को वेरीफाई करो, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, किसी भी चीज को ट्रू या फॉल्स बताने के लिए, ट्रू बताने के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे एक्सियम्स, बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। बट फॉल्स प्रूफ करने के लिए
हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल देना होता है। ओके, तो ये अगर फॉर्मूला हमें नहीं भी पता है तो भी हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन वैल्यूज लेते हैं। जैसे एंगल ए हमने ले लिया 30 डिग्री, एंगल बी ले लिया 45 डिग्री। अब परेशानी क्या है, एंगल ए और एंगल बी जब हम यहां पे रखेंगे तो ये बनेगा साइन 30, ये बनेगा साइन 45। 30 और 45 पे हमको वैल्यूज पता है तो हम आरएचएस निकाल सकते हैं इस एंगल्स पे। बट एलएचएस जो होगा वो साइन 30 प्लस 45 साइन 75 डिग्री हो जाएगा। साइन 75 डिग्री पे हमने वैल्यूज नहीं सीखी है, वो हमको क्लास 11 में सीखना है। तो हम ए और बी की वैल्यूज ऐसी लें जिसपे हमको ए प्लस बी पे भी साइन की वैल्यू पता हो। तो ए अगर हमने 30 लिया है तो बी हम क्या ले सकते हैं, 45 नहीं ले सकते क्योंकि 45 पे सम हो जाएगा 75 और साइन 75 की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो 45 नहीं लेंगे, हम बी ले सकते हैं 60 डिग्री, या फिर हम बी को भी 30 ले सकते हैं, बी को हम 0 भी ले सकते हैं। तो इस पे अगर एलएचएस कैलकुलेट करें, एलएचएस में कितना होगा, ए प्लस बी की जगह पे 30 प्लस 60, तो ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, और आरएचएस की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए साइन 30 और साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये सिंप्लीफाई करके √3 प्लस 1/2। देखो ये अगर रफ में सॉल्व करो, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसमें 1 ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है। ये 2.732/2, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.34 के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेटली 1 तो नहीं होगा ये। तो मतलब कहने का कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है, सो साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। किसी बच्चे ने ऐसा किया हो, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बट किसी बच्चे ने इस तरीके से भी सॉल्व किया हो, अगर उसने ए और बी को 0 ले लिया, दोनों 0 ले लिए, या इवन किसी एक को भी 0 ले लिया। मान लिया किसी बच्चे ने ए को 0 ले लिया और बी को ले लिया 45, जस्ट इमेजिन। तो रिजल्ट क्या होगा, एलएचएस होगा साइन 0 प्लस 45। तो ये साइन 45 है जिसकी वैल्यू होगी 1/√2। और आरएचएस क्या होगा, साइन 0 प्लस साइन 45। साइन 0 की वैल्यू 0 और 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस केस में एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ट्रू बोल देंगे, ठीक है। ट्रू नहीं बोल सकते, ट्रू बोलने के लिए हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल वही बात है जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ए और बी की किसी भी वैल्यू पे करेक्ट है। बट अगर किसी बच्चे ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसे लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला किसी ने ऐसे लिख लिया, तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है किसी सर्टेन वैल्यू पे। जैसे इस फॉर्मूले में अगर हमने ए और बी दोनों को 0 ले लिया तो ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया, ये फॉर्मूला अभी भी फॉल्स है। किसी सर्टेन वैल्यू पे ये करेक्ट है तो ये फॉर्मूला ओवरऑल करेक्ट नहीं है। उसी तरीके से ये रिलेशन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी किसी सर्टेन वैल्यू पे करेक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल ये करेक्ट नहीं है। ओवरऑल ये फॉर्मूला है जो ए और बी की किसी भी वैल्यू पे करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल के थ्रू आप इसको लिंक करके समझ गए होंगे कि ये किसी वैल्यू पे करेक्ट हो सकता है बट ओवरऑल ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट the value of sin theta increases as theta increases। sin theta की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर हमारा थीटा इंक्रीज करे तो यहां पे हम थीटा रखते हैं और इस साइड में हम sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा अगर 0 डिग्री रखें तो वैल्यू कितनी होती है, sin 0, ये होता है 0। थीटा हम इंक्रीज करें अगर थीटा को 30 डिग्री ले लें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, जिसको सिंप्लीफाई करें तो 0.5 आता है। 45 डिग्री पे साइन 45 जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसको अगर डेसिमल में कैलकुलेट करो
तो 0.707 आता है। 60 डिग्री पे वैल्यू होती है साइन 60 √3/2। √3/2 को अगर डेसिमल में सॉल्व करो तो 0.867, और 90 डिग्री पे साइन 90 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर थीटा को हम इंक्रीज कर रहे हैं आई फॉर इंक्रीजिंग, थीटा अगर 0 से 90 की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो हमारी वैल्यूज भी आप देख रहे होंगे इंक्रीज हो रही है, 0 से 0.5, 0.7, 0.8 और 1। तो ये भी इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये करेक्ट है ओनली थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए। ठीक है, थीटा 90 डिग्री तक के लिए करेक्ट है। आगे क्लासेस में ये भी पढ़ोगे कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा हम 90 से बड़े एंगल्स पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर थीटा हमारा इंक्रीज करे, बट थीटा 90 के बिलो हो तो ही ऐसा होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज करेक्ट। और जस्टिफिकेशन में हमें ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। तो इसमें देखो, ये साइन थीटा का जैसे हमने लिखा है वैसे ही कॉस का होता है। कॉस में क्या होता है, बस ये वैल्यू रिवर्स करके लिखनी पड़ती है। जैसे मैं इसी के हिसाब से अगर टेबल बनाऊं, फिर से थीटा यहां पे लिखूं और यहां पे लिखूं कॉस थीटा, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे होगा कॉस 0 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 होती है। फिर 30 डिग्री पे कॉस 30 जिसकी वैल्यू होती है √3/2, ये होता है 0.867। 45 पे cos 45 ये होता है 1/√2 जिसकी वैल्यू 0.707। 60 डिग्री पे cos 60 इसकी वैल्यू √3/2 जो cos 30 √3/2 करेक्ट है। cos 60 होता है 1/2 जिसकी वैल्यू 0.5, और cos 90 पे वैल्यू हो जाती है 1। तो ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम क्लियर कट यहां पे देख रहे हैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें अगर 0 से 90 की तरफ, तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहां देखो, अगर हम 0 से 90 की तरफ थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे आने पे डिक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये वाला हमारा सेकेंड पार्ट का था सॉल्यूशन, और ये वाला हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था। ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप यहां तक आपका क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका आंसर बहुत इजी है। हम कुछ एक वैल्यूज पे कैलकुलेट करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये इक्वल है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अगर लिखें तो थीटा 45 डिग्री लेने पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो sin theta equal to cos theta, it is true only when theta equal to 45. For other angles, these two are not equal. जैसे 30, 60, 0 पे, 90 पे या अदर एंगल्स पे ये करेक्ट नहीं है। 0 से 90 की बात हो रही है, ओके। 90 से ऊपर के एंगल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो 0 से 90 के बीच में सिर्फ 45 डिग्री पे ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स, सारे एंगल्स के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ 45 डिग्री के लिए ट्रू है। फिफ्थ पार्ट, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। चलो चेक करते हैं। cot A की वैल्यू क्या होती है, 1/tan A। तो अब अगर हम cot 0 डिग्री निकालें तो ये बन गया 1/tan 0। अब tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, 1/0 डेफिनेटली नॉट डिफाइंड। तो cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। ओके,
ठीक है, तो बच्चों हमारा 8.2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 हमने कर लिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक जितना भी पढ़ा है उस पर बेस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेक्चर 3 में क्या क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे, फिर हमारी क्लास खत्म होगी। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। टोटल ये 5 और 3 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, तो पहले इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो सकते हैं या कहीं से भी किसी और बुक से लिए गए हैं। गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा 1/2 है एंड कॉस बीटा है 1/2, दोनों सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन अल्फा अगर 1/2 है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आंसर मैच कर लेंगे। देखो मैं सॉल्व करता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मेरे साथ आंसर को मैच कर लें। साइन अल्फा अगर हाफ है तो हाफ को हम साइन 30 लिख सकते हैं। अब अल्फा की वैल्यू मिल गई 30। यहां पे एक बात ध्यान रखना, साइन से साइन कैंसिल मत कर देना। कॉस बीटा अगर 1/2 है तो कॉस 60 लिख सकते हैं 1/2 को, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा अगर पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, गिवन है। हमें फाइंड करना है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। देखो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे थीटा फाइंड करना पॉसिबल हो, सबसे बेटर तरीका ये होता है थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो और थीटा की वैल्यू यहां पे डाल दो। जैसे इस इक्वेशन में साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं कॉस को ट्रांसपोज करके। अब अगर इस कॉस को मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो tan थीटा की वैल्यू मिली 1। अब 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, जिससे हमको थीटा क्या मिला 45। ये हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था, डिस्कस किया था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ पे होता है, तो आंसर हमारा 45 आया था। 45 डिग्री पे ये वैल्यू इक्वल होगी, तो थीटा हमें मिल गया 45। अब 45 पे इन वैल्यूज को हम फाइंड कर लेते हैं। साइन टू द पावर 4 ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 ऑफ 45 डिग्री। इसको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, ये साइन 45 डिग्री टू द पावर 4 और कॉस 45 डिग्री टू द पावर 4। साइन 45 होता है 1/√2 और इसका पावर 4, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, इसका भी पावर 4। तो 1/√2 का पावर 4 कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये भी 1/2, डिनोमिनेटर सेम है, फिर डायरेक्टली ऐड करके आंसर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1/2। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। √3 tan थीटा इक्वल टू 1, हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से भी थीटा फाइंड करना पॉसिबल है, तो थीटा फाइंड कर लेते हैं पहले। tan थीटा की वैल्यू 1/√3, जिसको हम tan 30 लिख सकते हैं, तो यहां से थीटा मिला 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 फिर उसका स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो डिनोमिनेटर फिर से सेम 1 माइनस 3, ये हो गया माइनस का 2/4, आंसर 1/2 नेगेटिव साइन का। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो लेक्चर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपको रिवाइज करके लेक्चर 3 के लिए प्रिपेयर रहना है। लेक्चर 3 में मैं बता दूं क्या करेंगे हम। लेक्चर 3 में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डील करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड
एक्सरसाइज 8.3 को पूरा सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद लेक्चर 4 होगा जिसमें हम आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस करेंगे और उसके फॉर्मूले वगैरह सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।